सबके लिए हॉरर के अपने अपने मायने होते हैं। कईयों को हॉरर यानी कि डर लगता है कुछ ऐसे किस्सों से जहाँ पर कोई चीज़ नज़र तो नहीं आती, लेकिन कुछ एहसास, फाइलों का, कुछ खास आवाज़ें। कईयों को कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएं जिससे वो डरते हैं, कुछ ऐसी शक्लें, भयानक खौफनाक शक्लें। कईयों को ऐसे किस्से पसंद है जहाँ पर रात के समय का सफ़र हो, ट्रक पर या गाड़ी पर, या फिर कई पहाड़ों के किस्से सुनना पसंद करते हैं। अब मैं तो भाई इन सब किस्सों को बयां करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पर्सनल, जो मेरे लिए हॉरर क्या है, ये वो है जब वास्तविकता और झूठ, उसमें एक बारीक सा अंतर रह जाता है। और जब हम ये जानने में असफल हो जाते हैं जो हो रहा है क्या वो सच में हो रहा है या फिर ये महज एक चाल है उस प्रेत की। आज का किस्सा पूर्णतः तौर पर इसी हॉरर यानी कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट बेस्ट नहीं कह सकते, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा थ्रिल आता है, गूज़बम्स आते हैं, वो है। तो क्या है आज का किस्सा, जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सिर्फ कहानियाँ पॉडकास्ट सुनकर चले जाते हैं, आपसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ ही हाइप तो अब अपनी आदत का हिस्सा प्लीज़ बना लीजिए, क्योंकि आपकी ही वजह से वीडियो को अच्छा प्रमोशन मिल रहा है। पहले से काफ़ी अच्छी वीडियोस परफॉर्म कर रही हैं, ख़ासतौर पे सोलो वीडियोस। तो ये बस आपकी बदौलत सब कुछ हो रहा है। और जब किस्सा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। हरीश कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव के रहने वाले हैं, यूँ तो काफ़ी मेहनती इंसान, कुछ ज़मीन भी है, लेकिन इनकी सोच हमेशा यूँ कहें कि इनके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती थी कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, गांव में एक छोटी सी दुकान थी किराने की, पिताजी का भी कारोबार था, अब शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, और इन्हें ये महसूस हो रहा था कि ये कब तक चलेगा, इस दुकान से घर का खर्चा कब तक चलेगा। आज मुश्किल खर्चा चल रहा है, बाद में खर्चा भी पूरा नहीं होगा जब बच्चे बड़े होंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा। क्या मैं अपने परिवार को वो सब सुख सहूलतें दे पाऊंगा जो मुझे ना मिल सकी। यही चीज़ इन पर हावी होती थी। अब जो पंजाब के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर ये तो एक शब्द है, उससे हूबहू वाकिफ़ है, डंकी। अमेरिका जाना है या फिर यूरोप जाना है, ख़ास तौर पर अमेरिका जाना है, तो फिर डंकी एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हम पैसे काफ़ी ज़्यादा देते हैं, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पहुँचने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन एक उम्मीद कई लोगों को वहाँ पे पहुँचा देती है। जब हरीश को इस रास्ते का पता लगा, पैसा इतना लगेगा, कर्ज उठाया, ज़मीन जो थी उसका कुछ हिस्सा बेचा और तैयारी कर ली अमेरिका जाने की। खास तौर पर उन्हें ये पता था कि वापसी नहीं है, खास तौर पे इतनी जल्दी तो वापसी नहीं होगी। अगर वापस आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा कमाए हुए पैसे, इसके अलावा फ़िलहाल वापसी का कोई जरिया नहीं होगा। सब कुछ जानकर, सब कुछ बूझकर ये चल देते हैं उस रास्ते पर जहाँ पर हज़ारों लड़के रोज़ जाते हैं। कई सफल हो जाते हैं और कईयों की किस्मत अमेज़न के जंगलों में ही, मैक्सिको के जंगलों में ही बस दफन होकर रह जाती है। लेकिन इस मामले में इनकी किस्मत अच्छी थी। जैसे तैसे करके डंकी लगा के ये पहुंच गए थे यूएस से जाकर इनको ये बताया गया कि भाई अपना पासपोर्ट जो है वो बस रफा दफा कर दो, किसी की लगना नहीं चाहिए पासपोर्ट, और पकड़े नहीं जाना, पकड़े गए तो गलती से फिर डिपोर्ट हो गए, बहुत कुछ होगा। और अगर असाइलम लगाया तो उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। ये सब जो डंकी के बारे में जानते हैं उनको ये प्रोसेस का सारी पता होता है। अब पहले से इन्होंने बंदोबस्त करके रखा था कि ये कोई वहाँ पर पर्सन थे जो इनके गांव से, मतलब कोई लड़का रहता था तो आगे इनके जानकार थे, तो ये स्टोर वगैरह पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मजबूरी थी, कम रेट पर काम कर रहे थे, पकड़े जाने का खतरा अलग, लेकिन थे काफ़ी ज़्यादा मेहनती।
अब मेहनत इनकी धीरे धीरे रंग ला रही थी। 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर चुके थे। जो इनका कर्जा था उसमें से काफ़ी हद तक ये कर्जे को भी उतार चुके थे। अब कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्लस में आमदनी होनी शुरू हो चुकी थी और परिवार भी खुश था। हालांकि इस चीज़ से तो सबको होता ही है कि भाई हमारा घर का मेंबर नहीं है, लेकिन चलो पैसे तो आ रहे हैं, घर का गुजारा अच्छे से पूरा हो रहा है। घर में सुख सुविधाओं की जो कमी थी वो भी अब धीरे धीरे सब सेट होने लग पड़ा था। लेकिन कई बार किस्मत ऐन मौके पर जब इंसान अपनी रेस को पूरी करने ही लगता है, रिबन तक पहुंच ही जाता है, एकदम से पीछे की तरफ खींचती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इंसान तभी होता है। शायद हरीश की किस्मत में भी यही लिखा था और यही उनके साथ होने भी वाला था। हरीश एक दिन अपने स्टोर पर काम कर रहे थे। हालांकि इन सालों में कई बार ऐसे मौके आए कि कई बदतमीज कस्टमर से, कई लफंगों से इनका वास्ता रहता था, लेकिन जब स्टोर का मालिक भी तब कई बार होता था और लड़के भी कई बार होते थे, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे होता नहीं था, सच में सब होता नहीं था। लेकिन इस रात कुछ अलग था। स्टोर का मालिक कुछ तभी तो उसकी ठीक नहीं थी, वो कह रहा था कि भाई मैं थोड़ी सी रेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दे देना। और जो लड़के वगैरह थे वो भी रात का समय हो चला था, तो उनका था कि हम थोड़ी सी जो है पैकेजिंग वगैरह जो आया माल है उसको हम सेट करने हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि मेन जो स्टोर है वहाँ पर ये अभी रिसेप्शन पर ये ही थे। अभी ये देखते हैं कि 3 लड़के आते हैं जो देखने में कुछ लफंगे टाइप ही लग रहे थे। सामान वगैरह खरीदते हैं और जब बिलिंग का टाइम आता है तो कुछ इनसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक तो ये अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते और इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात तब ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब उनमें से एक लड़का इनके साथ हाथापाई करनी शुरू कर देता है। पहली बार तो ये उस चीज़ का जवाब भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कुछ मारपीट हुई, अगर कुछ चीज़ हुई तो फिर बात सीधा इन पर आएगी। और इनके पास तो वैलिड पासपोर्ट भी नहीं है, ये इलीगल तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए ये उस चीज़ को भी जाने देते हैं। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई कि वो इनको गले से, गर्दन से पकड़कर बाहर, काउंटर के बाहर कर कर इनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अब इनको मार पड़ रही थी, कितनी देर तक ये सह पाते। ये भी उनका जवाब देना शुरू करते हैं, तब तक बाकी लड़के भी आ जाते हैं, मालिक भी आ जाता है, वो इनको छुड़ाते हैं। और तब तक आसपास के लोगों में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस आती है, पुलिस देखती है सबको और जो भी सब कुछ हुआ है सब रिकॉर्ड करती है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई आपका वैलिड यहाँ पर कहाँ पे है पासपोर्ट वगैरह, यहाँ पर ये फंस जाते हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। अब वो लड़के तो जेल जा रहे थे, सीसीटीवी में भी कैद था, लेकिन इनको भी अब जाना पड़ना था। अब जो स्टोर का मालिक था वो भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता था, कर नहीं सकता था। बात उस पर भी आएगी कि भाई लीगली बंदे को कैसे रखा हुआ है, तो वो तो साइड से पहले रफा दफा हो गया और इनको जेल लेके जाया गया। अब जब इनको जेल लेके जाया गया तो वहाँ पर इनको ये पता लगा कि कुछ दिन ये इनको रखेंगे, बाद में कोर्ट में पेशी होगी, फिर उसके बाद असाइलम वगैरह का भी लग सकता है। जो भी होगा ये सब कुछ इनको, जो जेल में लोग थे कुछ जो कह सकते हैं कि अपने इंडियंस ही थे या सब कॉन्टिनेंट के थे, उन्होंने कुछ बता दिया कि भाई तू फंस तो गया है लेकिन बचने के भी रास्ते हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि भाई ज़िंदगी में आज तक ये कभी जेल नहीं गए, कभी कुछ ऐसा किया नहीं, और आज उस वजह से जेल जा रहे हैं जहाँ पर इन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, सब कुछ किया धर्म उन लड़कों का था और मैं तो बस वैसे ही फंस गया। जैसा मैंने कहा कि किस्मत ने हाथ ऐसा खींचा कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब वहाँ पर जेल में आप कई बार मूवीज़ में देखते हैं, शोज़ में देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं कि ख़ास तरीके के गुंडे होते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि भाई जेल में इंसान खुद को महफूज कर सकता है, कहने का मतलब कि चलो भाई जान का खतरा तो नहीं होगा ना, लेकिन कई बार जेल ज़्यादा जानलेवा हो जाती है। अब हरीश के साथ भी यही होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर 2 ऐसे आदमी थे जिनको ये पता लगा कि जिनके साथ इसकी यानी कि हरीश की मारपिटाई हुई है वो इनके गैंग में ही है। तो इनको इत्तला मिल गई थी कि भाई ये बंदे ने इनके साथ मारपिटाई किया, अब इसका थोड़ा सा अच्छे से इलाज करना है। अब शुरू में तो 20-25 दिन इनको लग रहे थे कि इतने दिन काटूंगा तो चलो कोई बात नहीं, आराम से मैं निकाल लूँगा और बाद में फिर जो होगा देखी जाएगी। लेकिन अब एक एक दिन इनके लिए निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो दोनों लड़के इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे।
मार पिटाई भी करते थे, लेकिन ये इसी तरीके से अपने आप पर काबू करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि अब यहाँ पर भी अगर किसी तरीके का कोई फसाद हुआ तो मेरे लिए और परेशानियां हो सकती हैं, और शायद ऐसा होने भी वाला था। अब ये जितना बचने की कोशिश कर रहे थे वो इनको उतना ही टीज कर रहे थे, उतना ही इनको कोशिश कर रहे थे कि ये भड़कें और आगे से कोई ये एक्शन करे और देन उसके बाद फिर हड़ाहुड़ी हो जाए। खैर, शायद उन लड़कों की इच्छा पूरी हो गई एक दिन, और एक दिन ऐसा आया जब ये इनको बिल्कुल साइड में कोने पे लेके जाकर मारना शुरू करते हैं। ये कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की, हाथ नहीं उठाते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पिटाई होने लग पड़ती है तो ये साइड पे हाथ करते हो तो शायद इनको एक पत्थर या कुछ ईंट मिलती है, ये बस एक ज़ोर से एक के सर पर ईंट लगती है, वो बस वहीं पर ढेर हो जाता है। दूसरा जब ये देखता है वो इतना डर जाता है, वो डर के भाग के शोर मचाना शुरू कर देता है। तब से पुलिस वाले जो है वो आ जाते हैं, और जब देखते हैं कि इन्होंने एक आदमी पर वार कर दिया और वो ढेर हो चुका है, खून उसके सर से बहुत ज़्यादा तेज बह रहा है, तो इनको जल्दी से लेकर जाते हैं। कुछ ही मिनटों में ये खबर आ जाती है कि वो जो लड़का था उसकी मौत हो गई है। अब जैसा ही इनको ये पता लगता है, ये तो बस अपने माथे पर हाथ मारना शुरू कर देते हैं, करे भाई लंबा फंसा, पहले तो जो बात कुछ दिनों में ख़त्म होनी थी, अब तो ये सब कुछ चलेगा, मैं तो बस सब पक्का जेल का हो गया, ट्रायल चलेगा, सब कुछ होगा, मैं तो बस गया, ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन इस चीज़ से पहले जो इनके साथ होने वाला था, शायद ये सोचते कि ये ताउम्र इस जेल में बिता सकते हैं, बट कुछ दिन उस कोठरी में नहीं बिता सकते जहाँ पर इनको भेजा जा रहा था। जब जेल में कुछ ऐसी नौबत आती है जहाँ कैदी आपस में भिड़ जाते हैं और एक कैदी दूसरे कैदी का ज़्यादा नुकसान कर देता है, तो उनको एक ख़ास तरह की कोठरी में कैद किया जाता है जो बहुत छोटी होती है, मतलब कई तो 6x6 की होती हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने में तो सिर्फ 2x2 की होती थी कि इंसान बस ऐसे खड़ा ही रह सकता था। यहाँ की जो कोठरी थी वो शायद 6x6 या 7x6 समथिंग की रही होगी, यानी मुश्किल से एक इंसान लेट सकता है। बिल्कुल साइड में छोटी सी टॉयलेट, बिल्कुल हल्का सा रोशनदान जिससे बिल्कुल कम सी रोशनी आती थी ताकि ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट हो सके, और दरवाज़ा लोहे का भारी, जेल जंगले जैसा नहीं, प्रॉपर लोहे की शीट का दरवाज़ा, यानी कि रोशनी आने का इम्कान सिर्फ और सिर्फ वो रोशनदान था, और रात के समय में बिल्कुल घुप अंधेरा, हाथ को हाथ नजर ना आए। अब हरीश की बदकिस्मती थी कि अब हरीश को उसी कोठरी में जाना पड़ना था। उससे पहले उसके साथ हल्की फुल्की इंटरोगेशन होती है। अब इंटरोगेशन में क्या बेचारा कह सकता था, यही था कि भाई वो मुझे हरास कर रहे थे, बहुत देर से परेशान कर रहे थे, मैंने कुछ जानबूझ कर नहीं किया, गलती से हुआ, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट जो होता है, वो जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो जेल के सारे होते हैं, उनको तो एक्शन लेना ही पड़ता है। अब उससे पहले उसका जो सामान वगैरह था उसको कहा कि भाई इसको पैक कर समेट, जो भी है तुझे अब कोठरी में भेजा जाएगा, जो उस कोठरी का नाम होगा। अब एक पुलिसकर्मी उसके साथ आया और जो भी उसका सामान था वो उस पर लगा, और जब उसे आसपास के जो कैदी उनको पता लगा कि भाई उस कोठरी में भेजा जाने लगा, तो सभी कह रहे थे कि वहाँ से जो भी कोई जाता है या तो पागल होकर आता है या तो फिर वो वापस आता ही नहीं। कितने दिन के लिए जा रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे 3-4 दिन के लिए कहा है, मोमेंट 4 दिन तो लगेंगे। अब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं चलो फिर तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो लोगों को 15-15 दिन 20-20 दिन रहना पड़ता है ऐसे ही अंधेरे में। अभी ये इतना डरे नहीं थे क्योंकि उनके लिए जेल भी तो कम तशद्दद वाली नहीं थी। जिन्होंने कभी जेल की हवा ना खाई हो उनके लिए तो जेल भी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी परेशानी वाली होती है। और अभी जो काल कोठरी जिसकी बात की जा रही थी उसके बारे में तो इनको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। मोर और लेस इन्होंने सोचा होगा कि बस ये भी बस ऐसी कोई जगह होगी, बस वहाँ पर मुझे अकेले को बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे वो उस कोठरी की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही इनके हाथ पांव कांपते जा रहे थे। वो काल कोठरी कोई नॉर्मल जेल्स के आसपास नहीं बल्कि एक बिल्कुल वीरानी सी जगह में बनी हुई थी। जैसे जैसे वो उस कोठरी की बनावट, काल कोठरी की बनावट देखते जा रहे थे, इनके तो मानो जैसे जान ही निकलती जा रही थी। वो देखने में ही इतनी हॉन्टेड, देखने में ही इतनी भयानक बदसूरत लग रही थी कि वहाँ पर रहना तो दूर की बात, वहाँ पर वो उसको देखना ही अपने आप में एक हॉरर है। खैर, अब धक्का मार के उनको उस कोठरी में डाला जाता है और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है मानो जैसे उनके जिस्म से उनके प्राण छीन कर ले जाए गए हैं।
वो कुछ देर तक दरवाजे को खटखटाते रहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ना ही बाहर से किसी की आवाज़ आ सकती थी और ना ही अंदर से किसी की आवाज़ बाहर जा सकती थी। ये टाइम जो था वो तकरीबन तकरीबन रात का हो चला था। कोठरी में बिल्कुल अंधेरा था। जैसे मैंने कहा कि हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा था। अब ये एक कोने पर बैठे प्लानिंग करनी शुरू करते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस कोठी में ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, तो एक आइडिया है, मैं यहाँ पर सो के गुजारता हूँ। जितना हो सके मैं सोने की कोशिश करूँगा ताकि ये जितने भी 4 दिन का शायद कहा गया है मुझे जल्दी से निकल जाए, और उसके बाद फिर जो भी होगा देखी जाएगी। अब मैंने तो कुछ किया नहीं, कोशिश करेंगे जो भी है। वहीं दूसरी ओर इनको अपने घर के परिवार की आस सता रही थी। हालांकि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पर कुछ कानूनी जो हक होते हैं वो होते हैं, इनको भी पता था कि इनको वकील मिलेगा, सब कुछ वो बात की बातें। लेकिन फिलहाल जो ये 4 दिन का कठिन समय है उसको निकालना है किसी तरीके से। लेकिन ये तो महज इनका एक वहम था, क्योंकि ये 4 दिन इनके लिए कितने होने वाले थे ये खुद भी नहीं जानते थे। अब रात का समय था, सारे दिन का जो ट्रॉमा था, लड़ाई हुई, मारपीट हुई, उसकी दर्द अलग से थी। बाद में जब इनको लेके जाया गया, इंटरोगेशन होती रही, ऊपर से डर। इस बीच में इन्होंने खाना वगैरह भी नहीं खाया था, ना ही इन्हें मिला, ना ही इन्हें पूछने की इन्होंने हिम्मत की, और ना ही इनको किसी ने खाना दिया। अब ये रात को सोते हैं। कुछ समय बाद अचानक से इनकी जो जाग है वो खुलती है, और ये जैसे ही इधर उधर देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये तो कोठरी में है ही नहीं, और दूसरी ओर दिन का समय है, ये किसी खुली जगह पे है। खेत आसपास लहरा रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा हवा का एहसास इनको हो रहा है। ये जल्दी से उठ के अपने आसपास देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, पुलिस वाला, इंसान, कोई भी नहीं था। इनको लगता है कि कहीं मुझे इन्होंने छोड़ तो नहीं दिया। ये कौन से इन्होंने जगह पे छोड़ दिया, ये यूएसए की जगह पे। अब जैसे जैसे ये आगे चलते जा रहे थे इनको ये एहसास हो रहा था कि ये यूएसए नहीं है, ये तो इनकी जानी पहचानी जगह है। अरे ये तो इनका गांव है, लेकिन ये अपने गांव में कैसे आ गए? इन्होंने जो यूनिफॉर्म थी कैदियों वाली वही यूनिफॉर्म डाली हुई थी। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो अभी कुछ समय पहले उस काल कोठरी में बंद थे। उसके बाद इनको नींद आई, ये अपने आप को थोड़ा सा चांटा भी मार के देखते हैं कि भाई सपना तो नहीं, लेकिन सपना नहीं था। ये आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे थे इनको कुछ शक्लें दिखाई दे रही थी। लेकिन वो शक्लें जो थी पहले से, मतलब जैसे इन्होंने अपने सबसे पहले एक पेड़ के बिल्कुल पास बैठे हुए एक शख्स को देखा जो कि इनके ताऊ जी थे। अब जब ये ताऊ जी को लास्ट टाइम इन्होंने देखा था तो उनकी सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी, लंबी लंबी मूछें थी, और सर पर जो है वो पगड़ी बांधी हुई थी, सारे बाल सफ़ेद थे, झुके हुए थे, झुर्रियाँ जो इनके सारे शरीर पर थी। लेकिन ये देखते हैं कि एक इंसान बैठा है जो है तो इनका ताऊ, लेकिन इतना जवान, काली मूछें, लंबी सफ़ेद की जगह काली मूछें, पगड़ी भी बांधी थी, लेकिन झुर्रियों को नामो निशान नहीं, और बिल्कुल तंदुरुस्त। अब ये उनके पास जाते रहे, अरे ताऊ क्या खा लिया, ये क्या काया पलट होगी, मैं कुछ साल बाहर हूँ तो आप तो पीछे जवान ही हो गए, ये समय इतनी जल्दी कैसे पीछे हो गया? अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स इनकी तरफ देख ही जा रहा है बस। इनको कुछ महसूस होता है कि भाई ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये उनको हिलाता है, लेकिन मानो जैसे वहाँ पर सिर्फ नाम का ही कोई इंसान बैठा है, असल में तो वहाँ पर पुतला बिठाया गया है कुछ इस तरीके का, लेकिन था वो इंसान ही, बस वो इनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि भाई ये शख्स इतना जवान कैसे हो गया? इनको काफ़ी अजीब लग रहा था कि पहली बात तो ये यहाँ पर पहुँचे कैसे, क्या इनको डिपोर्ट कर दिया गया? हो सकता है बेहोशी की हालत में डिपोर्ट कर दिया हो। लेकिन जो शख्स मेरे सामने है उसकी होंद बनती नहीं है। वो तो ऐसे महसूस हो रहा था कि ये जो भी इंसान यानी मेरे ताऊ जी हैं ये तो आज से कई साल पहले होने चाहिए। खैर अब ये ज़्यादा समय वहाँ पर वेस्ट नहीं करते और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब आगे की तरफ जब ये बढ़ते हैं तो इनको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही ये बच्चों को गौर से देखते हैं तो इन्हें दिखाई देते हैं कि ये तो अरे ये तो रवि है, ये तो राहुल है, ये तो मानव है, लेकिन ये बच्चे कैसे हो गए? ये तो मेरे सहपाठी हैं, हम साथ खेले हैं,
हमें तो हम उम्र होना चाहिए। जैसे ही ये एक और बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं जो उनके साथ खेल रहा था, और जब उसको पाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वो हरीश यानी खुद ही थे। अब इनको ये महसूस हो चुका था कि भाई ये जो कुछ है असल नहीं है, ये सब झूठ है, मैं किसी तरीके का कोई सपना देख रहा हूँ। ये अपने आप को पिंच करते हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब ये सब कुछ जब ऐसा देखते हैं कि ये सब कुछ उनके सामने एक जैसे मूवी चल रही है, इनका पास चल रहा है, अब ये जल्दी से भागना शुरू करते हैं उस गाँव के बाहर। ये भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। इनको किसी भी तरीके की सांस नहीं चढ़ रही थी, किसी तरीके की थकावट नहीं महसूस हो रही थी, मानो जैसे कोई मशीन है जैसे चल रही है। भागते भागते ये उस गांव से बाहर आ जाते हैं। जब पीछे मुड़ के देखते हैं, गांव इनका पीछे छूट चुका था। अब ये उस सड़क की तरफ भागे जा रहे थे जो इनको गांव के बाहर लेके जा रही थी। लेकिन इनकी हैरानी की सीमा जब ये देखते हैं कि ये दोबारा से उसी गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये गांव कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ये गांव कुछ समय पहले यानी कुछ साल पहले छोड़कर आए थे। इन्हें गांव के कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी उम्र वैसे ही होनी चाहिए थी जैसे ये छोड़कर आए थे। इनको तसल्ली होती है कि शायद मुझे किसी तरीके का भ्रम हुआ होगा, अब जो है जो ये सब कुछ असली है। अब ये अपना घर ढूंढते हैं। जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो इनके सामने इनकी माँ होती है। ये माँ को गले लग के रोते हैं, माँ भी इनके गले लग के रोती है। अपना परिवार देखते हैं, सबको मिलते हैं, लेकिन अचानक से बाहर हल्ला गुल्ला होने की आवाज़ आने लग पड़ती है। ये जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि इनके घर के चारों ओर आग ही आग लगी हुई है, और धीरे धीरे ये आग इनके घर की तरफ ही बढ़ती जा रही है। ये कुछ समझ नहीं पाते इससे पहले कि ये अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से, बच्चों से कुछ कह पाते। इनकी माँ इनको घर के बाहर धक्का मारती और कहती है कि बेटा भाग जाए यहाँ से। ये समझ नहीं पाते इससे पहले ही उठ के अंदर की तरफ आते और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। और देखते ही देखते वो आग पूरे के पूरे घर को ली लेती है। लेकिन ये उस रास्ते पर खड़े थे जहां बिल्कुल आग इनके पास से होकर गुजरती है, लेकिन इनको एक नुकसान तक नहीं पहुंचाती। अब ये इतना डर चुके थे, ये उस तनाव में पहुंच चुके थे कि शायद ये सपने में ही खुदकुशी कर लेते। लेकिन अब ये फिर से भागते हैं, पीछे देखते हैं अपने जलते हुए गांव को जो बस खाक बन चुका था, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें लग रहा था कि इनके माँ बाप, परिवार, सारा गांव मर चुका है, जल चुका है। ये रोते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब इन्हें जैसे जैसे भागते जा रहे थे थकावट महसूस होती जा रही थी। इन्हें लग रहा था कि इनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ चुकी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कुछ 30-35 वर्ष के युवा नहीं बल्कि 60-65 वर्ष का कोई आदमी है। चलने में दर्द, घुटनों में समस्या, इस तरीके के। अब ये चलते जा रहे थे और कुछ समय बाद फिर से ये एक गांव पहुंचते हैं। वो गांव खंडर गांव। ऐसा महसूस हो रहा था कुछ समय पहले जहां पर आग लगी हो। ये बड़ी बारीकी से देखते हैं और देखते हैं कि ये गांव तो मेरा गांव ही है, लेकिन अभी इस जलते हुए गांव को मैं पीछे छोड़कर आया हूं। तो फिर ये क्या हो रहा है मुझे? ये अभी मुआयना कर रहे थे कि अचानक से पीछे से इनको कोई हाथ इनके कंधे पर रखता है। ये डर के देखते हैं तो ये देखते हैं कि कोई पुलिस वाला था। पीछे एक बाइक थी और वो बाइक भी कुछ ज़्यादा ही एडवांस लग रही थी, मतलब बड़ी ही एडवांस टाइप की बाइक लग रही थी। वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो ये कहते हैं कि मेरा मेरा साहब ये गांव, इससे पहले ये कुछ ज़्यादा बोल पाते तो कहते हैं अरे हाँ भाई, गांव जला हुआ है, इसको देखने आए हो खास तौर पे? तो ये नाम सर लाते हैं। तो ये पूछते हैं कि ये गांव जला कैसे? तो कहते हैं पता नहीं ताऊ, आज से कुछ साल पहले एक लड़का था, कहते हैं पागल था, उसने रातों रात इस गांव को आग लगा दी और भाग गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो पूछते हैं कि उसका नाम क्या था? तो ये कहते हैं पुलिस वाले अरे कोई कोई हरीश था, हरीश कोई। अच्छा तू क्या पूछ के करेगा ताऊ, तूने पकड़ना है क्या उसे? अब जैसे ही ये दो शब्द सुनते हैं
तो ये सन के सन रह जाते हैं। पहला शब्द हरीश, यानी कि ये खुद की इनकी बात कर रहे थे। मैंने गांव को आग लगाई थी, कब? और मैं भाग गया था। हाँ, भागा तो जरूर हूं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब कुछ मन ही मन में सोच रहे थे। और दूसरी बात ताऊ, अरे भाई अच्छा भला मैं जैसे ही अपने हाथ देखते हैं तो मानो जैसे किसी बुजुर्ग के हाथ, जो तकरीबन तकरीबन 60 65 70 साल के आसपास का तो होगा ही। इसलिए तो वो पुलिस वाला ताऊ बोल रहा था, यानी कि अब इनका शरीर वृद्ध हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? अभी ये सोच रहे थे तो जो वो पुलिस वाला होता है कहता, ताऊ यहाँ से निकल जा। कहते हैं रात को भूत प्रेत होते हैं, बाद में ऐसा ना हो तेरी लाश भी यहाँ पे पड़ी हो। ये कहते हुए हंसते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। और हरीश कुमार सन के सन खड़े थे कि ये इनके साथ हो क्या रहा है। कुछ समय बाद अचानक इनकी जाग खुलती है और जैसे ही ये देखते हैं तो क्या होता है, गुप्त अंधेरा। इनको दुख और खुशी दोनों साथ में होती है। खुशी इस बात की कि जो कुछ ये देख रहे थे शुक्र है ये सपना था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में घर जला है मेरा, कहीं गांव जल तो नहीं किया। अब ये तो इनको पता लग नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर दुख इस बात का था कि सपना होने के बावजूद जो असलियत थी वो इससे भी ज़्यादा खूंखार थी, इससे भी ज़्यादा भयानक थी। अब इनके दिमाग में एक बात आ चुकी थी कि हो ना हो इस कोठरी में कुछ तो है जो इनको इस तरीके से भ्रमित कर रहा है। जहाँ पर ये सोच रहे थे कि ये अपनी चारों की चारों रातें दिन सो के गुजारेंगे जितना हो सके, अब इनको ये तो स्पष्ट हो चुका था कि भाई सोना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सोए वहीं पर इनको सपने आएंगे। ऐसे खूंखार, ऐसे भयानक सपने जिनके बारे में ये सोच कर भी कांप उठ रहे थे। अब ये अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहे थे, जितना हो सके जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कितनी देर तक ये अपनी आंखें खोल के रखते। जैसे जैसे इनकी आंखें बंद होती जाती, इनको फिर से सपने आते और फिर ये किसी ना किसी अपने आप को ये किसी लूप में पाते। जैसे जब ये डंकी लगा रहे थे तो इनको ये महसूस होता सपने में कि इनकी डंकी सफल नहीं हो पाई और इनको पुलिस वालों ने वहीं पर घेर लिया और इनके साथ काफ़ी प्रताड़ना की जा रही है। इस तरीके के और भी कई खूंखार और भी कई चीज़ें इनको याद आ रही थी सपने में। बिल्कुल सच, बिल्कुल हकीकत महसूस हो रही थी। अब ये जीना इनका इन 4 दिनों में काफ़ी हराम हो चुका था। ये दिनों का इंतज़ार कर रहे थे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। आज इनको बस इंतज़ार था उस दरवाजे के खुलने का, कि जैसे ये दरवाज़ा खुले और जैसे कोई पुलिसकर्मी अंदर आए, इनको उठाकर बाहर ले जाए, उसके बाद जो मर्जी करे, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं, लेकिन इस काल कोठरी से बाहर निकाले। लेकिन दिन गुजरते जा रहे थे। 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, और फिर ये नींद के आगोश में चले जाते हैं। कुछ देर बाद इनको कोई हिलाता है। ये जब उठते हैं तो देखते हैं कि अब रोशनी उस कमरे में आ रही थी, यानी कि दरवाज़ा उस कमरे का खुला हुआ था। ये पाते हैं कि एक पुलिस वाला इनको हिला रहा है कि वेकअप 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 बड़ी वेकअप। इनको कुछ अजीब लगता है, वेकअप तो सुन गया, बड़ी मतलब कोई प्यार से इनको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने तो एक खून किया है, क्या हुआ? ये झला के इधर उधर देखते हैं तो सच में ये अपने होश में थे, सपना देख रहे थे। ये अपने आप को चांटे मारना शुरू करते हैं और वो इनको रोकता है कि क्या कर रहे हो। ये नाम ऐसे लगता है कुछ नहीं, बस ये कहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, तो कहते हैं तुम कोठरी में ही हो। रात का समय था। कौन सी रात थी, कितने दिन वाली रात थी, नहीं पता, लेकिन रात का समय था। ये टाइम पूछते हैं कितना हुआ है, तो कह रहे हैं कुछ 3 बजे के आसपास का टाइम है। यानी कि जब इनको कैद किया गया था, जब इनको इस कोठरी में भेजा गया था, तो कुछ तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय था। यानी कि कितने दिनों बाद। इससे पहले पूछते हैं, इनको उठने को कहते हैं और एक
जब ये चलने लगते हैं तो इनको चला नहीं जा रहा था, बहुत अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, तो एक व्हील चेयर लेकर आई जाती है, व्हील चेयर में इनको लेकर जाया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में इनकी ड्रेसिंग वगैरह होती है, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि भाई ठीक है। उसके बाद फिर जो जेलर वगैरह होते हैं इनके पास हॉस्पिटल में आते हैं और इनका हालचाल पूछते हैं। अब जब ये सब कुछ चल रहा होता तो ये जेलर से पूछते हैं कि सर मैं मतलब सच में हकीकत में हूँ या सपने में हूँ। वो हंस के कहते हैं कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब वो आपने तो कहा था कि 4 दिन आप रखेंगे, और मैं तो इससे पहले कि कुछ हरीश कह पाते कहते हैं एक्चुअली तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जब ये सब कुछ हुआ, तुम पर जो ये आरोप लगाया लड़के को मारने का, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का एक छोटा सा एंगल था जहाँ पर ये पता लग रहा था कि वो 2 लड़के तुम्हारी बड़ी बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं और तुम कोई रिटेलिएट नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे वो तुम्हें पीटते जा रहे थे, तुम्हारा हाथ किसी पत्थर पर पड़ा और तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा। अब गलती तो उसकी उनकी है कि वो तुम्हें पीट रहे थे, और कुछ हमने पुलिस कर्मियों को भी लाइन हाजिर किया, सस्पेंड भी किया है कि भाई तुम क्या कर रहे थे, तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे। अब जो हमारा केस है, हमारा केस यही है कि भाई तुमने जो कुछ किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, और हम मतलब स्टेट की तरफ से जो भी इनका प्रोसीजर होता है कि आपको बेगुनाही साबित करेंगे, और सॉरी कि आपको इतने घंटे उस काल कोठरी में गुजारने पड़े। अब यूएसए वगैरह कंट्रीज में ना कई बार दिनों को भी घंटों में काउंट कर लेते हैं। जैसे 24 घंटे हैं तो अगर उन्होंने 10 दिन कहना तो वो कहेंगे 240 आवर्स। इनको ये पहले महसूस होता है कि शायद ऐसे, क्योंकि आवरली जॉब है, इनको भी पता है कि हफ्ते में इतने घंटे काम कर रही है, ये नहीं करें कितने दिन काम कर रहे हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं। तो ये फिर थोड़ा सा मायूस होकर कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि मुझे 4 दिन रहना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, कितने समय बीत गए, महीना कितने दिन हो गए, मुझे तो खुद नहीं पता सर। अब जेलर इनकी तरफ काफ़ी हैरानी से देख रहा था। वो कहता है दिन। तो थोड़े से वो एजेड थे इनके मुकाबले, तो कहते हैं कि सन मैं तो कह रहा हूँ घंटे, तुम्हें तकरीबन 6 से 8 घंटे वहाँ रहना पड़ा। और जब ये सुनते हैं तो ये कहते हैं क्या मतलब। तो ये कहते हैं कि 6 से 8 घंटे सर, मैं वहाँ पर, मुझे याद है मैंने 12-13 दिन तो इंतज़ार किया, उसके बाद तो मुझे पता नहीं। अब जेलर उसको कह रहे हैं 12-13 दिन। अरे बेटा हम 6 से 8 घंटे की बात कर रहे हैं। इसी दौरान जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने देखा कि वो सीसीटीवी कैमरे में तुम सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, तो हमने तुम्हें निकाल दिया। अब ये हैरान परेशान, सर मुझे पता है पहली रात को मेरे साथ क्या हुआ। उसने सारी बात इनको बताई। फिर उसके बाद दूसरी रात को क्या हुआ, तीसरी रात को क्या हुआ, मैंने सोना बंद कर दिया। जैसे जैसे मुझे नींद आती थी उसके बाद फिर मेरे साथ ये होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। लेकिन जेलर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि बेटा 6 से 7 घंटे बस तुम वहाँ पे रुके थे। जैसे ही हमें तुम्हारी बेगुनाहियत का पता लगा, हमने तुम्हें निकाल दिया। और हाँ, ये काल कोठरी में ऐसा ही होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर जब अंधेरा होता है, कोई रोशनी नहीं होती, तो फिर ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन हरीश का सवाल था कि इतनी जल्दी कैसे सर। मानता कि अगर 2 दिन हो जाते, 3 दिन होते, अभी तो मैं वहाँ पर पहुँचा ही था, और चोटों के दर्द की वजह से मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं लगा। उस 6 से 8 घंटों में मैंने इतने दिन बिता दिए और मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था। और खास बात, कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं कि बस कुछ बर्न्स हुए हैं और इनके अलावा तबीयत ठीक है। अब जेलर इनको हैरानी से पूछता है बर्न, वो कैसे? कहते हैं हाँ, इनके कुछ कमर में जलने के निशान हैं, कुछ बैक थाई पे जलने के निशान हैं, कुछ पेट में आगे जलने के निशान हैं। तो वो पूछते हैं आर यू सीरियस, उस काल कोठरी में जलने के निशान कैसे हो सकते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं मुझे इसका नहीं पता, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट लेकर आया हूँ। आप जानो, आपका काम जाने, आपकी इन्वेस्टिगेशन जाने। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे 3rd डिग्री बर्न है, यानी कि बिल्कुल बुरी तरीके से जले हुए हैं। यानी कि
क्या सच में हरीश उस गांव में गए थे? क्या सच में वहां आग लगी थी? अब ये तिलमिला जाते हैं। ये कहते हैं प्लीज मेरे घर पे जल्दी फोन कीजिए, मैं जो कह रहा था वो सच था। आपके सामने डॉक्टर ने कहा है कि 3rd डिग्री बर्न, पर मैं तो उस कोठरी में कैसे आग लगाऊं खुद को? यानी जो मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। आनंद फानंद में इनके गांव में फोन किया जाता है और ये खबर मिलती है कि इनके गांव में आग लगी, कुछ घर जले, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ। कुछ घर जलने की वजह से लोगों को बाहर निकाल दिया गया, कुछ सिलेंडर वगैरह में ब्लास्ट हुआ था और इनके जो मेन घर था उसके आसपास कुछ घर जले थे, इनका घर बच गया था। तो फिर उस काल कोठरी में था क्या? क्या सच में वो काल कोठरी प्रेतों से भरी थी या फिर कुछ ऐसा था उस काल कोठरी में? जैसा जेलर ने कहा कि वहां पर आदमी मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना ज़्यादा डिल्यूट हो जाता है कि उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन बात तो हरीश की भी ठीक थी कि कुछ ही घंटों में ऐसे कैसे। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि उस काल कोठरी में बहुत मौतें हुई हैं। जब उस काल कोठरी को बंद किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जब खाना देना हो तभी उस काल कोठरी का एक छोटा सा नीचे से दरवाज़ा खोला जाता है और यह भी चेक नहीं किया जाता कि अंदर का इंसान जिंदा भी है या नहीं, सिर्फ प्लेट को खिसका दिया जाता है। और जब उसकी सज़ा यानी कि उसको पनिशमेंट उसकी वो पूरी होती है तो तभी दरवाज़ा खोला जाता है और कई बार वहाँ पर इंसान की जगह इंसान की लाशें निकलती हैं। तो क्या वहाँ पर कुछ प्रेतों का जमावड़ा है? मैं सिर्फ उस काल कोठरी की बात नहीं कर रहा, ऐसी सारी दुनिया में अनगिनत काल कोठरियाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या सच में ऐसा है कुछ? और अगर ऐसा है तो फिर क्या हरीश के साथ जो हुआ वो सच था? सब झूठ मान लिया जाए, इस बात को मान लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक तौर पर हरीश इतना ज़्यादा टूट चुका था, लेकिन वो बर्न कैसे हुए, वो जलने के निशान हरीश पर कैसे आए? और हरीश को ये इंट्यूशन हुई कि उसके गांव में आग लगी है और वो लगी भी, और इतनी देर तक यानी कितने घंटों का सफर उसने इतने दिनों में कैसे पूरा किया? क्या कुछ अलग तरीके का लूप है या फिर ये महज एक मनोवैज्ञानिक एक सिचुएशन थी जिससे हरीश गुजरा? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि 50-50% हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी और समहाउ कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज तो होंगी वहाँ पर। अंधकार हो, हवा का जरिया कम हो और नेगेटिव एनर्जीज ना हो, ये माना जा सकता है। लेकिन जहाँ मौतें भी हुई हो, फिर हरीश की किस्मत अच्छी थी कि उसको जो भी भुगतना पड़ा बड़े छोटे समय के लिए भुगतना पड़ा। मानकर चलिए कि वो 6 से 7 घंटे वहाँ पर रहा और उसकी बेगुनाही का सबूत मिल गया और वो बाहर आ गया उस काल कोठरी से। लेकिन अगर 4 दिन का समय उसको बिताना पड़ता तो फिर वो क्या वहाँ से जिंदा बाहर आता? नहीं, वो वहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलता। इन 6 घंटों में ही उसकी वो हालत हो चुकी थी जो उसने ताउम्र इतना फील ना किया हो। ये थी कहानी हरीश की, जो एक कम सुविधाओं को नकार कर ज़्यादा की तलाश में यूएस से गया। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर रास्ता सही होता तो यहाँ तक नौबत ना आती। रास्ता सही होता, उसकी लड़ाई होती तो वो अपना हक कानूनी तौर से अपना केस लड़ता, ना कि जेल में रहकर और उसके बाद एक खून हो जाना, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में किया हो, फंसना, बहुत कुछ हो गया सिर्फ इसी वजह से कि हमारी शुरुआत ही ठीक नहीं थी। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए पर्सनल हॉरर ये है कि जब हम किसी जैसे वास्तविकता और जो झूठ है उसमें जो सच नहीं है, जो असलियत नहीं है कह सकते हैं, उसमें कम अंतर, बिल्कुल बारीक सा अंतर है जो। और इस ऐसा इसलिए है कि हर एक इंसान के जो सपने होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, और जो मेरे सपने हैं वो ज़्यादा ही भयानक होते हैं। और किसी समय में मैं इस लूप में खुद फंस जाता हूँ
कि सपने में और हकीकत में मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता। शायद मैं इस किस्से को ज़्यादा अपने दिल के करीब मानता हूँ, इसलिए मैंने इसको नरेट किया कि जब ये होता है, इवन कि आज भी जब मैं शूट कर रहा हूँ, आज मैं लेट शूट कर रहा हूँ, यानी कि जब ये आज का एपिसोड आपको दिखाई देगा तो आज के दिन ही शूट किया होगा। और आज मैं सुबह दिन के समय में मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब गजब की बैक पेन हो रही थी। इवन कि मेडिसिन लेने के बाद भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ी मेडिसिन की। और उसके बाद फिर मुझे जो ड्रीम्स आ रहे थे वो इतने ज़्यादा वो थे, डिस्टर्बिंग थे कि कुछ पल के लिए जब मैं उठा तो मैं कर नहीं पा रहा था, डिफरेंस नहीं कर पा रहा था कि जो भी कुछ हुआ कुछ समय पहले, क्या वो कुछ असली था, हकीकत थी या नहीं। तो फिर ये किस्सा मेरे पास बड़े दिन से पड़ा हुआ था, तो आज वो माहौल बन गया उस चीज़ का ना। आज मैं उस चीज़ से निकला, तो फिर मैंने सोचा कि आज इस किस्से को बयां किया जाए, ताकि थोड़ा सा उस चीज़ में पुश मिलेगा, मेरी नरेशन को पुश मिलेगा, और बाकी सुनाने का भी थोड़ा सा मजा आएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और भाई थोड़े से लाइक्स की संख्या कम हो चुकी है, बढ़ा दो इसे। और पिछले महीना अगस्त का महीना ओवरऑल बहुत बढ़िया महीना गया, वन ऑफ द बेस्ट मंथ, या कह सकते हैं दी बेस्ट मंथ ओवरऑल। तो इस महीने पिछले महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दीजिए, लाइक्स के मामले में, सब्सक्राइब के मामले में, व्यूज़ के मामले में, हाइप के मामले में, और मेंबरशिप के मामले में भी आपको इस बार रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब की तरफ से हमें मेंबरशिप के लिए कुछ एक तरह से नॉमिनेट किया गया कि ये चैनल में पोटेंशियल है, तो मैं आने वाले समय में कुछ ऐसा लेकर आ रहा हूँ, कंटेंट लेकर आ रहा हूँ मेंबर्स ओनली, जो सच में ही खुराफात होगा। तो आप ये मत समझिएगा कि भाई मैं पैसों के पीछे लालची हो गया हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई 100 मेंबर भी हो जाएंगे तो 1700 बनेगा, तो उसका क्या ही हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो जो मामला है वो पैसा नहीं है। मेरा ध्यान ये है कि मेंबरशिप आप सपोर्ट के तौर पर भी मेंबरशिप दे सकते हैं। एक भाई ने मुझे कहा था कि आप 5 मेंबरशिप 10,000 होंगे, तो 5 मेंबरशिप आप वो कर दीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, गिव अप, है ना। तो एक अपने जैसे लव भाई थे, उन्होंने मुझे कहा था कि 8,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, या नहीं 200th एपिसोड की वजह की मैं खुशी में मैं आपको 5 मेंबर्स देता हूँ। लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये ना ऑर्गेनिक बिल्कुल करना चाहता हूँ, मतलब प्रमोशन नहीं करना चाहता। तो इसलिए गिव अवे था। तो इसलिए ये जितने ऑर्गेनिक होंगे अच्छा है। तो आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेंबरशिप में भी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जैसे ही यूट्यूब को ये नज़र आएगा कि इस चैनल में लोग पैसे खर्च के, हालांकि 29 रुपये पर मंथ है, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे यूट्यूब को जो हमें वॉच कर रहे हैं, जो हमें ट्रैक कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे कुछ चैनल्स को ट्रैक किया जा रहा है कि क्या इनकी परफॉर्मेंस आ रही है। तो अगर लेट्स से अभी कुछ 15 के करीब मेंबर हैं, मान लीजिए 2 महीनों में 100 से प्लस ज़्यादा हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, तो देखेंगे कि भाई इनका तो सिस्टम ठीक है, चैनल अच्छा है, कुछ तो अच्छा है चैनल में, कुछ तो है बढ़िया जो ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेंबरशिप जुड़ रही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप एक बार स्टार्ट कीजिए, किसी भी टाइम पे ये कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि महीने बाद। अगर आपको लगेगा कि मेंबरशिप का कंटेंट वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा मेरी तरफ से, जो आपको इस नॉर्मल कंटेंट से हटके मिल रहा है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ 29 रुपये पर मंथ आपको खर्चने में कोई समस्या नहीं आएगी, और मुझे कंटेंट और बढ़िया बनाने में मदद मिलेगी। तो ज़रूर आप इस चीज़ को एक बार देखिए, और मेंबरशिप को भी ज्वाइन कीजिए अगर हो सके तो। कोई बंदिश नहीं है, मैं तो आपसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ, और वो भी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक सिर्फ यूट्यूब के पुश के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो यूट्यूब अच्छा पुश करेगा मुझे। सो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जिग जैग वाला काफ़ी पसंद आया होगा एपिसोड, और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।